गुड मॉर्निंग। आज का विषय है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, या जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अर्थात विश्व का जो अलग अलग हिस्से हैं वो एक साथ हैं। अब वो एक साथ किस तरह हैं? तो मुख्य रूप से हम कहते हैं आर्थिक आधार पर या आर्थिक क्रियाओं के आधार के ऊपर जब विश्व का एकीकरण हो तो वह वैश्वीकरण की प्रक्रिया है। अर्थात किसी भी वस्तु का कहीं पर भी उत्पादन हो और हर व्यक्ति की पहुंच में वह उत्पादन आ जाए तो वह वैश्वीकरण के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे आपके पास और हम सबके पास में फ़ोन है। सारे फ़ोन भारत में नहीं बनते, विदेशों में बन रहे हैं, अलग अलग भागों में बन रहे हैं विश्व के, लेकिन उनकी उपलब्धता विश्व के हर कोने में है। तो ये जो स्थिति है यही सामान्य रूप में हम वैश्वीकरण कहकर संबोधित कर सकते हैं। सामान्य शब्द देखें तो वैश्वीकरण क्या है? स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं घटनाओं का विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया। आजकल जो भी घटनाएं घटित होती हैं वह किसी भी देश में घटित हों, उसका प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता है और उसी आधार पर दूसरे देश उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो वह भी वैश्वीकरण की अवधारणा है। पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज का निर्माण करें, सारे लोग एक साथ सामंजस्य स्थापित करके और मानवतावादी दृष्टिकोण को विकसित करके उस समाज के विकास की बातचीत करते हैं। आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन कि हर क्षेत्र में समानता जो है उसको कहीं ना कहीं पर जो ताकतें हैं उनका कहीं ना कहीं तालमेल जो है हर कोने में स्थापित हो सके, ताकि व्यवस्थाएं हमेशा अच्छे से बनी रह सकें। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय ताने बाने से उद्भव स्थिति है। आज की जो अर्थव्यवस्था है वह कैसी है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अर्थव्यवस्था है। आप सोचें कि केवल आपके यहाँ पर चीज़ उत्पादित हो और आप ही उसको काम में ले लें और विश्व में, तो ऐसी उत्पादन की व्यवस्था अब काम में नहीं है। आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाजार उपलब्ध हैं। हर व्यक्ति अपनी जो वस्तु का उत्पादन है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचना चाहता है और उसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो स्थितियां उत्पन्न हुई है उसी से हम कहते हैं आर्थिक स्थितियों के कारण यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया अस्तित्व में आई है। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 के आर्थिक सुधारों के साथ में डॉक्टर पी नरसिम्हा राव हैं, उन्होंने यह शुरुआत की थी। वैश्वीकरण की अगर परिभाषाओं की बात करें तो रोलांड रॉबर्टसन कहते हैं वैश्वीकरण संपूर्ण संसार में चेतना की गहनता का विस्तार है, जानबूझ करके लाई जाने वाली प्रक्रिया है और उसके ऊपर गहराई से विचार करके इस प्रक्रिया को विकसित किया जाता है। योगेंद्र सिंह कहते हैं ऐसी प्रक्रिया जिसने वित्त एवं बैंकिंग, व्यापार एवं राजकोषीय संबंध, जीवन के तरीके और फुर्सत के समय की गतिविधियों को क्रांतिकारी रूप से परिवर्तित किया है। जब से वैश्वीकरण आया है हमारी सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन है। आज आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे हों तो आप अपने फाइनेंस की जो गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने बैंक के अंतर्गत आपके अकाउंट है उसके ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपना जो बिजनेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपका जीवन जीने का जो तरीका है या आपका लेज़र टाइम जो है उसको आप कैसे स्पेंड करना चाहते हैं, उन सब में परिवर्तन देखा जाता है। दिशांक कहते हैं सामाजिक संरचनात्मक शब्दावली के अनुसार वैश्वीकरण कृषिक, औद्योगिक, उत्तर औद्योगिक और अंत में सूचना समाज में परिवर्तन की ऐतिहासिक प्रक्रिया है। अगर हम देखें तो पहली बार जो स्थिति थी वह कैसा समाज था? कृषक समाज, कृषक औद्योगिक समाज में परिवर्तित हुआ। फिर उत्तर औद्योगिक युग आया और वर्तमान जो युग है वो किसका है? सूचना की क्रांति का युग है। सूचना के जो साधन है वो इतनी तीव्र गति से विकसित हो रहे हैं कि आप वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया के साथ में जुड़ पा रहे हैं। एंथोनी गिडिन्स कहते हैं
सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंध इस प्रकार के हैं जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके देशों के मध्य की स्थितियों एवं भाग्य को निश्चित करते हैं। आप किस प्रकार के देशों के बीच में आपकी स्थिति है, आपकी क्या विश्व के अंतर्गत रेपुटेशन है, उन सब के आधार के ऊपर आपका भाग्य निश्चित वहाँ पर देखा जा रहा है। दुनिया की इस बढ़ती हुई अंतर निर्भरता को ही वैश्वीकरण कहते हैं। वर्तमान की जो अर्थव्यवस्था है, जो कार्य हैं, वह कोई एक देश हम कहें कि अपने आप सारी चीज़ें पूर्ण करे, यह संभव नहीं है। एक दूसरे के ऊपर उनकी जो निर्भरता है, उसी के कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया विकसित हो रही है। बलदेवराज नायर कहते हैं, आर्थिक नीतियों में परिवर्तन वैश्वीकरण है। डेविड हेल्ड कहते हैं, अंतः संबंधों का विस्तार करना, उन्हें मजबूत करना और गति प्रदान करने की जो प्रक्रिया है, वह वैश्वीकरण के साथ में जुड़ी हुई देखी जा सकती हैं। अब देखें वैश्वीकरण के लाभ या वैश्वीकरण के गुण, महत्व। सबसे पहली बात हम कहते हैं, वैश्वीकरण के कारण क्या प्रभाव हुआ? नवीन तकनीकों का आगमन हुआ। वैश्वीकरण के द्वारा विदेशी पूंजी के निवेश में वृद्धि हुई और नवीन तकनीकों का आगमन हमारे यहाँ पर देखा, जिससे श्रम की उत्पादकता एवं उत्पाद की किस्म में सुधार हुआ। दूसरी बात कहें, वैश्वीकरण से जीवन स्तर में वृद्धि हुई है, क्योंकि उपभोक्ता को पर्याप्त मात्रा में उत्तम किस्म की वस्तुएं न्यूनतम मूल्य पर मिलना प्रारंभ हुई हैं। तीव्र आर्थिक विकास की बात करें तो वैश्वीकरण से प्रत्येक राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों से तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान का अवसर मिला है, जिससे विदेशी पूंजी का विनियोग बढ़ा है। इससे अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हुआ है। विदेश व्यापार में वृद्धि हुई है। आयात और निर्यात पर पहले कई सारे प्रतिबंध लगे हुए होते थे, अब ये अनावश्यक प्रतिबंध जो हैं वह धीरे धीरे समाप्त हुए गए हैं तथा संरक्षण नीति समाप्त हो जाने से विदेशी व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई है। और भारत के अंतर्गत हम देखें तो भारत का जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, उसमें इस कारण बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। नेक्स्ट हम कहते हैं स्वस्थ औद्योगिक विकास। वैश्वीकरण से औद्योगिक क्षेत्र में कई शासकीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं दूर हुई हैं। विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने के लिए देशी उद्योग अपने को सक्षम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्य करने की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार कर रहे हैं। लोगों को अन्य दूसरी जो सुविधाएं हो सकती है काम के बदले, काम करने के साथ साथ उन सुविधाओं को वहाँ पर विस्तार किया जा रहा है, ताकि व्यक्ति अधिक से अधिक उत्पादन में सहयोग कर सके और उसका जो स्वास्थ्य है वह उत्तम है। आज हम देखते हैं कि कई बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उनके जो कॉरपोरेट ऑफिस बने हुए हैं, उनके अंदर जिम की फैसिलिटी है, स्विमिंग पूल्स की फैसिलिटी है और दूसरी बहुत तरह की सुविधाएं वहां पर उन्हें दी जाती है, ताकि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे और व्यक्ति काम के ऊपर अधिक ध्यान वहां पर दे सके। वैश्वीकरण के कारण विदेशों में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। एक देश के लोग दूसरे देश में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो रहे हैं और वहां जाकर के और अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार रहे हैं। वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी वृद्धि हो रही है। जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो उससे आर्थिक संबंधों में सुधार होता है, साथ ही राजनीतिक संबंध भी सुधरते हैं, क्योंकि आपके हित जो हैं अब उस देश में जहाँ पर आपके उद्योग लगे हुए हैं या जहाँ आपके लोग जाकर के कार्य कर रहे हैं या दूसरे देश के लोग आपके यहाँ आकर के, ज़्यादातर लोग जिस देश से आए हुए हैं, तो आपके आपसी हित जो हैं वह एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं, तो राजनीतिक संबंध भी उसके कारण मजबूत होते हैं, सुधरते हैं। आज इसी कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण ही भारत के अमेरिका, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों से संबंधों में लगातार सुधार हो रहा है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम देखते हैं। अब हम देखें, हमेशा वैश्वीकरण लाभप्रद नहीं है, कहीं ना कहीं इसके कुछ दोष या हानि है, वह भी हमको देखनी होगी। तो सबसे पहला नुकसान हो रहा है, आर्थिक असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। गरीब राष्ट्र अधिक गरीब और अमीर राष्ट्र अधिक संपन्न हो रहे हैं। इस प्रकार देश में भी गरीब और अमीर व्यक्तियों के बीच जो खाई है
विषमता है उनके बीच की, वो विषमता दिनों दिन और अधिक बढ़ती जा रही है। जो पैसा है वह कुछ लोगों तक सीमित है और जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने जो देशी उद्योग धंधे थे, अर्थात हमारे कुटीर उद्योग धंधे या भारत के जो अपने उद्योग धंधे थे, उन उद्योग धंधों को धीरे धीरे समाप्त कर दिया है। विदेशी माल की प्रतियोगिता के सामने ये जो देशी उद्योग थे वो धीरे धीरे अपने आप को असहाय महसूस करते लगे। वो उस रेट में उस तरह का सामान अब उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे और उनका जो माल था वह बिक नहीं पाता था या उनको घाटे के अंतर्गत उस माल को बेचना पड़ता था। और यही कारण है कि देश के कई उद्योग धंधे बंद हो गए या बंद होने की कतार पर हैं। आज अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे काम थे जो व्यक्ति करते थे और जिसके कारण रोजगार का सृजन था। लेकिन जितनी चाइनीज़ कंपनीज भारत के अंतर्गत आई हैं वो सारे छोटे उद्योग काम जो थे वो सब धीरे धीरे समाप्त हो गए और हम बाहर से उन चीज़ों को आयात करने लगे। उससे नुकसान क्या हुआ? हमारे यहाँ की जनता जो रही वह बेरोजगार हो गई, वहाँ पे रोजगार के साधन नहीं रहे, रोजगार के अवसर समाप्त हो गए, गरीबी हो गई और जो चीज़ हमें सस्ते दामों में मिल रही थी हमारे यहाँ काम करने के कारण, अब वह वस्तु हमें नहीं मिल रही है। बहुत सारे कूलर देखिए, अगर आप एक कूलर की बात करें हम, तो कूलर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आज की तारीख में सब बाहर से आते थे, जबकि उन सब का निर्माण पहले हमारे यहाँ पर हुआ करता था। तो इस प्रकार की जब स्थिति उत्पन्न होती है तो वह समस्याएं उत्पन्न करती हैं। तीसरी बात हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व। विश्व के औद्योगिक जगत पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिनको हम मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं, का प्रभुत्व एवं शिकंजा बढ़ता जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां स्थानीय उद्योगों को निगलती जा रही है और इस कारण स्थानीय उद्योग या तो बंद हो रहे हैं या इन कंपनियों के अधीन हो जा रहे हैं। जैसे कोको कोला कंपनी ने भारत के थम्स अप और लिम्का के उत्पादन को अपने अधीन कर लिया। भारत का अपना एक ब्रांड था और सबसे बड़ी बात है कि कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो कि पूर्णतः नुकसानदेह हैं। हमारे यहाँ पर छाछ और लस्सी का ज़माना था, कंपनियां बना रही हैं लेकिन उनकी इतनी खपत ना हो करके और इन थम्स अप कोका कोला जैसी जो चीज़ें हैं जो कि हमारे को नुकसान पहुंचा रही है, उनकी बढ़त यहाँ पर बढ़ रही है। नेक्स्ट हम कहें बेरोजगारी में वृद्धि है। वैश्वीकरण के कारण विदेशी माल मुक्त रूप से भारतीय बाजारों में प्रवेश कर गया। परिणाम स्वरूप स्थानीय उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। देश में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या जो है वह धीरे धीरे घटती जा रही है, क्योंकि अब मशीनीकरण जो है वह आ गया है। सारा काम जो है मशीनों से हो रहा है और धीरे धीरे जो श्रमिक हैं उनकी उन कंपनियों से छटनी कर दी जाती है और उनको हटा दिया जाता है। तो वह एक सर्टेन उम्र पर आकर के उनके पास काम करने को कुछ नहीं होता और बेरोजगारी हो जाती है, गरीबी और अधिक बढ़ती चली जाती है। राष्ट्र प्रेम की भावना है उसको नुकसान पहुंच रहा है। लोग विदेशी वस्तुओं का उपभोग करना अपना शान समझने लगे और देशी वस्तुओं को घटिया और तिरस्कार के योग्य समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोको कोला पीना बहुत शान की बात है, लेकिन छाछ पीना शर्म की बात हो गई। जबकि छाछ हमेशा फ़ायदा है, दही हमेशा फ़ायदा है, लस्सी हमारे को फ़ायदा है, लेकिन हमने उनको छोड़ दिया। हम क्या समझ रहे शान? कोको कोला पीने में शान है, जबकि कोको कोला पेस्टिसाइड्स मिला हुआ है उसके अंतर्गत। स्टडीज़ बताती हैं कि दांत खराब कर रहे हैं, आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन शान की बात यह है कि साहब कोको कोला पी रहे हैं हम और छाछ पीना शर्मनाक माना गया, तो हम उस स्थिति पे नहीं हैं। आज आप देखिए, हम बाहर से ला करके ओट्स वो खा रहे हैं। हमारे यहाँ पे मोटा धान, ओट्स क्या है? बेसिकली एक मोटा धान है। हमारे यहाँ ऑलरेडी मोटा धान मिलता है और हम उसको खाते हैं। लेकिन साहब बाजरे की रोटी खाने में शर्म आने लग गई, लेकिन ओट्स खाना हम शान समझ रहे हैं। तो ये जो स्थिति है वह जो है वह नुकसान हमारे ही लोगों को पहुंचा रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनका जो दबाव है वह बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष,
विश्व, गेट आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में सरकारें काम करती है। स्थानीय हितों की अवहेलना करके सरकार को इनकी शर्तें कई बार माननी पड़ती है। भारत जैसे राष्ट्र को अपनी आर्थिक, वाणिज्यिक एवं वित्तीय नीतियां इन संस्थाओं के निर्देशों के अनुसार कई बार बनानी पड़ती है, जिसके कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वैश्वीकरण के स्वरूप मुख्य रूप से 4 स्वरूप हैं: आर्थिक वैश्वीकरण, राजनीतिक वैश्वीकरण, वैचारिक वैश्वीकरण और सांस्कृतिक वैश्वीकरण। ये 4 स्वरूप हमको वैश्वीकरण के संपूर्ण विश्व के अंतर्गत दिखाई देते हैं। इनकी चर्चा हम अगले वीडियो जो होगा उसके अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।